हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 में फिजिक्स का पेपर देना है, ये वीडियो स्पेशली मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का एक वायरल पेपर। ऐसे ही 2024 में आपके फिजिक्स का पेपर आएगा और जो स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि सर फिजिक्स का पेपर कैसा आता है, टफ आता है या इजी आता है, सब कुछ मैं आपको अभी बताऊंगा विथ पेपर। और इस पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन भी आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, पूरे पेपर का मैंने यहां पे सॉल्यूशन लिख रखा है और अभी पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो फिजिक्स का ऐसा वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो देखिए, क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेगा, पूर्णांक आपका 70 का रहेगा। और याद रहे, ये फिजिक्स का एक वायरल पेपर है। ऐसे ही आपके फिजिक्स का पेपर आने वाला है इस बार। और अगर आप भी फिजिक्स में 70 में से 69 या 70 लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, भले ही आप एग्जाम के 2-4 दिन पहले ही देख रहे हो, ठीक है। तो पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, टेंशन मत लेना, बस फुल कंसंट्रेशन के साथ इस क्लास को आपको देखना है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसा पेपर आएगा, किस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चंस लिए जाते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें बताई जाएंगी। देखिए, क्लास 12 फिजिक्स नोट आपके पास पहले नोट दिया जाएगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि 3 घंटे 15 मिनट में से जो स्टार्टिंग के 15 मिनट हैं वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है, ठीक है। फिर निर्देश है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस ऑल कंपलसरी, सभी क्वेश्चन आपको करना है। और दूसरा, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। आपके फिजिक्स में 5 खंड होगा, आ बा सा दा या, ठीक है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होगा 1 नंबर का, खंड बा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर का, खंड सा में लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का, फिर खंड दा में लघु उत्तरीय प्रश्न होगा 3 नंबर वाला, और खंड या में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा 5 नंबर का। और प्रयुक्त में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ भी बताने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैं आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड करा सकूं। सबसे पहले खंड आ रहेगा, जो कि आपका फिजिक्स का बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा और इसमें टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, एक नंबर के 6 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, का। जिसको क्वेश्चन का आंसर पता है लिख दीजिएगा, सर इसका फर्स्ट से ही, इसका सेकंड से, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप लोगों के लिए ही होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, इनमें से कौन सा मात्रक है जो विद्युत फ्लक्स का है? फर्स्ट है न्यूटन प्रति कूलाम, सेकंड है वोल्ट प्रति मीटर, थर्ड है वोल्ट इंटू मीटर, फोर्थ है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स जो फाई होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट भी होता है, ठीक है। और एक और फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको गॉस के प्रमेय में वैसे भी बताया, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसका एक मात्रक आपका वोल्ट इंटू मीटर भी होता है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। यानी कि विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वो वोल्ट इंटू मीटर है। न्यूटन प्रति कूलाम तो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में खा देखिए, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वेग वी वेक्टर, देखिए ये बी वेक्टर है चुंबकीय क्षेत्र वाला, ये वी वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर वी से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल एफ वेक्टर क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था लॉरेंज बल एफ इक्वल टू क्यू वी वी। क्या बताया था मैंने? एफ इक्वल टू क्यू वी वी होता है, ठीक है। अब चाहे आप क्यू वी वी लिखिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए वेक्टर के रूप में, एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वी वेक्टर से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल जो वेक्टर एफ होगा वो क्यू इंटू वी वेक्टर होगा। तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। गा वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हों, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। किसकी अनुदिश होती है? तो वो होगा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका राइट होगा।
घ वाला क्वेश्चन देखिए भैया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद मैंने आपको पहले भी इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। देखो 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालिए। क्या है इसमें, एक फॉर्मूला आपको लगाना है, मैं बता रहा हूं भी। देखो आपको दो लेंस दिए गए हैं, दोनों लेंस की क्षमता दी गई है 4 डायोप्टर, एक का -2 डायोप्टर। तो एक को मान लेते हैं P1, एक को मान लेते हैं P2, ठीक है। P1 की वैल्यू है 4 डायोप्टर तो 4 लिख देंगे, ठीक है, 4 डायोप्टर। P2 की वैल्यू है -2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर लिख देंगे। आपको ये दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करनी होगी। P = होगा P1 + P2, ये फॉर्मूला होता है संयुक्त लेंस की क्षमता का, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आपका। अभी हम फोकस दूरी निकालेंगे बहुत इजीली। अब देखिए इसको हम ऐड कर देते हैं। P = हमारा हो जाएगा, P1 की वैल्यू है 4, P2 की वैल्यू है -2, इसको ब्रैकेट में अभी लिखेंगे क्योंकि अभी प्लस माइनस माइनस होगा। तो P = हमारा हो गया कितना, 4 में से 2 जाएगा, 4 और प्लस माइनस -2, ठीक है, इतना हो गया। अब फाइनली हमारा P जो आया वो 2 डायोप्टर आया, 2 डायोप्टर, ठीक है। लेकिन हमें तो निकालना है भैया, देखिए ऑब्जेक्टिव भले ही है लेकिन थोड़ा विस्तार से मैं बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, समझ में आना चाहिए। तो अब आपको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है, निकाल लीजिए। संयुक्त लेंस की क्षमता हमने निकाल ली। फोकस क्षमता का एक फॉर्मूला होता है, P = होता है 1/f, या आप 100/f भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 1/f लिखेंगे तो f आपको मीटर में लेना होगा। अब ये सेंटीमीटर में है, 100/f ये सेंटीमीटर में अब हुआ, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला होता है इसका, ठीक। यहाँ पे फोकस दूरी हम सेंटीमीटर में लेंगे। तो देखिए हमें निकालना क्या है, P तो हमें पता है, हमें f निकालना, तो f को P के जगह पर ले आएंगे और P को f के जगह पर ले आएंगे तो 100/P हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। 100/P की वैल्यू अभी हमने निकाला है 2, तो कट कर दीजिए। 50 आया कि नहीं आया, हमें सेंटीमीटर में निकालना था इसीलिए मैंने 100/P रखा था। तो F = 50 सेंटीमीटर, यही होगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देखने की कोई खास जरूरत नहीं है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझ में आया। 4 ऑप्शन भी आपको इसमें भी दिए रहेंगे, 2 वहां पर दिए हैं, 2 आपको नेक्स्ट पेज में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना। अभी पूरे पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे और पूरा पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा। ऐसे ऐसे पेपर्स, ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर इस बार मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे अंगा नंबर क्वेश्चन, एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। निरोधी विभव आपको ज्ञात करना है भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। चार देखिए, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य है। मतलब अगर आपको पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो आपको शुद्ध जर्मेनियम में क्या मिलाना चाहिए, तो एल्यूमिनियम मिलाते हैं। अगर हमें शुद्ध पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो शुद्ध जर्मेनियम में एल्यूमिनियम मिलाएंगे, बन जाएगा भैया। ये 6 क्वेश्चन हो चुके, एक एक नंबर के 6 नंबर हमारा कंप्लीट। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे भाई, जो कि है खंड बा। ये भी एक एक नंबर का होगा, कुछ खास आपको नहीं लिखना होता, ठीक है। देखो दूसरे का कहा है विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक एक नंबर का ये भी रहेगा। 6 क्वेश्चन रहेंगे 6 नंबर के। तो देखिए आपको विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखना है। कैसे लिखोगी, सिंपल सा है। देखो हमने परिभाषा भी लिख रखी है, लेकिन आपको परिभाषा नहीं लिखना है, इतना तब लिखना है जब ये 2 नंबर में आएगा। देखो किसी चालक विशिष्ट चालकता क्या होती है, किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। मैंने कई बार बताया, इसलिए मैं डायरेक्टली बोलते चला जा रहा हूं। आपको सिर्फ फॉर्मूला और मात्रक लिखना, तो ऐसे लिख दीजिए सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, जहां रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका मात्रक होगा मोहो मीटर इनवर्स, या इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी होता है। कैसे निकालेंगे आप इसको, क्योंकि रो इक्वल टू RA/L होता है। जो विशिष्ट प्रतिरोध रो है, इसका फॉर्मूला होता है RA/L। तो रो का मात्रक आया ओम मीटर,
हमने आर प्रतिरोध का मात्रक रखा, क्षेत्रफल का मात्रक रखा और लंबाई का मात्रक रखा, तो हमारा ओम मीटर आया। अब भैया रो का मात्रक ओम मीटर आया। अब चूंकि इसका व्युत्क्रम होता है हमारा विशिष्ट चालकता, तो ओम मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आएगा, बस हो गया। या मोहो मीटर इनवर्स भाई मैंने लिख रखा था क्योंकि अभी पूरा पेपर हमें देखना है। अभी तो हमने एक स्टेप सीढ़ी चढ़ी, अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है, अभी असली उड़ान बाकी है। देखिए, दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। भैया एक नंबर का है, सिर्फ फॉर्मूला लिख दीजिए, व्यंजक लिखिए। देखो ऐसे लिख दो, दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल जो होगा वो F अपान L इक्वल टू होगा म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 अपान R न्यूटन प्रति मीटर। ये होता है दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का फॉर्मूला। F अपान L क्या है? प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, F है बल, L है लंबाई। म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, I1 I2 है धाराएं। दो समांतर धारावाही चालक है, दोनों में धारा बह रही है, एक में I1 एक में I2। R है दोनों चालकों के बीच की दूरी। बस हो गया, इतने में इतना ही मिलेगा भाई। जितना इजी क्वेश्चन उतना आपको उतना ही लिखना होगा, फालतू की चीजें नहीं लिखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गा वाला क्वेश्चन 1 नंबर का। 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करो। देखो जो जो दिया गया है हम उसको लिखेंगे। 10 ओम प्रतिरोध दिया गया है, आर हमें दिया गया है भैया 10 ओम, ऐसे लिख दो 10 ओम, ठीक है। उसके बाद में हमें प्रेरकत्व एल दिया गया है कितना, 10 हेनरी, 10 हेनरी लिख देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद में हमें दिया गया है, देखिए 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है, ई हमें दिया गया है विद्युत वाहक बल, इसको भी लिख देंगे 50 वोल्ट लिख दिया। कुंडली में संचित ऊर्जा आपको निकालनी है, यानी कि आपको निकालना है भैया यू निकालना है। कैसे निकालोगे? यू निकालने के लिए पहले हम धारा निकाल लेते हैं। कुंडली में धारा आई इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, आई इक्वल टू वी अपान आर, आपने सुना होगा बी इक्वल टू आई आर के नियम से, लेकिन यहाँ पे ई अपान आर होगा, ठीक है। वी वो आपका विद्युत विभव होता था, विद्युत वाहक बल है। इसकी सहायता से पहले हम I को फाइंड आउट कर लेंगे। तो I इक्वल टू हमारा आया, E की वैल्यू ऊपर देखिए 50 है, R की वैल्यू 10 है भैया, 0 से 0 कैंसिल। I इक्वल टू हमारा आया 5 एम्पियर, I इक्वल टू आया 5 एम्पियर। ये धारा हमारी आ गई। ये धारा मैंने क्यों निकाला है? क्योंकि आपको अगर स्थिति आपको ऊर्जा निकालनी है तो धारा पता होना चाहिए। अब हम लोग ऊर्जा निकाल लेंगे, जो हमें यू निकालना था। इसका एक फॉर्मूला होता है, उसी को अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 L इंटू आई स्क्वायर। अब अगर I ना हमें मिला होता तो हम कैसे यू निकाल पाते? यही चीज है, ठीक है। अब यहां से हम निकाल लेंगे। देखो L हमें पता है 10, I हमने 5 निकाला है, रख दो यहाँ पे। U इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2, L है आपका 10, I है आई स्क्वायर है तो 5, आई की वैल्यू 5 है तो 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, मतलब स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दें। 5 को इससे 10 को 2 से कट करेंगे 5 आएगा। तो हमारा आया क्या यहाँ पे देखो, हमारा यहाँ पे आया 5 जो कट हुआ वो, और 5 का 5 से गुणा करेंगे 25, और टोटल गुणा करेंगे तो आपका जो यू आएगा, जो ऊर्जा आएगी वो आएगी 125 जूल, यानी कि 125 जूल। और यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई। यही निकालना था। एक एक नंबर के लिए इतना मेहनत आपको करना पड़ रहा है, सोच लो फिजिक्स है क्या, ठीक है। बस हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए भाई, लिख दीजिए ऐसे 1 नंबर में। सघन माध्यम में क्रांतिक कोण हेडिंग डाल के, सघन माध्यम में बना वो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। मतलब सघन माध्यम में बना ऐसा अपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। बस एक लाइन का है, एक लाइन में लिख दीजिए, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंगा नंबर। हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, हम है ना, तो टेंशन मत लीजिए, हम सब कुछ आपको बताएंगे। देखो पहले हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 है, तो कक्ष की त्रिज्या यानी कि कक्ष की संख्या कितनी है, n इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या है तो n इक्वल टू 1 के लिए देखिए आपको त्रिज्या दी गई है। कितना दिया गया? त्रिज्या जो r होती है वो दी गई है कितना, 0.53
एंगस्ट्रॉम ये दिया गया है। मतलब क्या कहा गया था, हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो ये कक्ष की संख्या ये प्रथम है तो यानी कि 1 रख देंगे वैल्यू। आर त्रिज्या आपको दी गई है 0.53 एंगस्ट्रॉम। लेकिन तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो एक काम करो, पहले इसमें देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, त्रिज्या आर इक्वल टू के इंटू एन स्क्वायर, के इंटू एन स्क्वायर, जहां के है नियतांक, एन है आपका कक्ष की संख्या, तो प्रथम कक्ष था तो हमें 1 रख देना, तो आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा के आपका ऐसे रहेगा इंटू एन की जगह पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो फाइनली हमारा कितना आएगा आर, ये 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर के आएगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, के का 1 से गुणा हो तो ये आ गया। ये तो प्रथम कक्ष के लिए है, लेकिन हमें क्या करना है, तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या निकालनी है, तो n इक्वल टू 3 रखेंगे, n इक्वल टू 3 के लिए हम ज्ञात करेंगे, n इक्वल टू 3 के लिए, इसके लिए भी त्रिज्या जो हमारी है, देखिए त्रिज्या को r3 मान लेंगे यहाँ पे, तो त्रिज्या जो हमारी है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम ही है, इसको ऐसे लिख देंगे भाई, क्या प्रॉब्लम है, बट फॉर्मूला हम ये वाला लगाएंगे, r3 इक्वल टू हमारा होगा k इंटू एन स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने ऊपर लगाया था, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम तृतीय कक्ष की त्रिज्या r3 को निकाल लेंगे। देखो k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू कितनी है, अब आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, k किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए प्रथम कक्ष में k जो है वो r के बराबर है, तो k के जगह पर हम r रख देंगे, इंटू n स्क्वायर है, तो देखिए n इक्वल टू 3 के लिए निकाल रहे हैं, तो n के जगह पर 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हमारा r3 आ जाएगा, r3 इक्वल टू क्या होगा, देखिए r की वैल्यू कितनी है, ये देखिए ऊपर r की वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो इस r के जगह पर 0.53 एंगस्ट्रॉम रख देंगे, ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा ना, 3 3 9, सुना होगा आपने, सुना नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। r3 इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अप्रॉक्स 4.77 एंगस्ट्रॉम आएगा, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है, यही तृतीय कक्ष की त्रिज्या आ जाएगी 4.77 एंगस्ट्रॉम, बस हो गया, ठीक, समझ में आ गया, ये भी क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो आपको समझना पड़ेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम हो, तो इसको आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा एक फॉर्मूले की सहायता से, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू होता है, देखो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, लैम्डा इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 12.27 अपान अंडर रूट वी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसी पे आपको रखकर ज्ञात कर लेना है, यानी कि लैम्डा आपको दिया गया 1 एंगस्ट्रॉम रख दीजिएगा, अंडर रूट वी को इधर ले जाएंगे भाई, ठीक है। देखिए फॉर्मूला कुछ ऐसे आएगा, अंडर रूट वी को इधर ले जाएंगे तो हमारा 12.27 अपान लैम्डा हो जाएगा, और जब अंडर रूट को हटाएंगे इधर से, सिर्फ वी करेंगे, अंडर रूट को हटा दिया तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, मतलब 12.27 अपान लैम्डा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे भाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी कुछ नहीं है, आपको सिर्फ स्क्वायर करके आंसर ले आना है, ठीक है, हो गया काम। अब आते हैं अपने नेक्स्ट खंड पे, खंड शापे, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। 6 ओम का एक मोटा तार है, देखो आर का लिख दीजिएगा ऐसे, आर इक्वल टू कितना है, 6 ओम है, 6 ओम, ठीक है। इस मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, यानी कि n की वैल्यू, n है आप कितना गुना कर रहे हैं, ठीक है, n आपको 2 है, 2 गुनी का मतलब 2, ठीक है। तार का नया प्रतिरोध आपको निकालना है, नए प्रतिरोध को हम r डैश मान लेते हैं, तो आपको नया प्रतिरोध अगर r डैश निकालना तो एक फॉर्मूला लगाना होगा, आपको पुराना प्रतिरोध r लेना है और इसका जितना गुना आप कर रहे हैं उसका स्क्वायर कर देना, जैसे n का स्क्वायर, ठीक है, इसी फॉर्मूले पर रख देंगे, ये न्यूमेरिकल आपका लग जाएगा, सिंपल सा 2 नंबर फ्री का मिल जाएगा। r डैश इक्वल टू आपका हो जाएगा, r की वैल्यू है 6, n कितना गुना कर रहे हैं 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ये हमारा होगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और फाइनली हमारा जो नया प्रतिरोध आया r डैश वो आ गया 6 का 4 से गुणा करेंगे 24 ओम, और यही हमारा आंसर होगा, हो गया। तो आपको कुछ भी दिया जाए, अगर 3 गुना किया जा रहा है n की जगह पर 3 रख दो, r की वैल्यू अगर आपको 20 दी गई 20 रख दो, फॉर्मूला ये वाला याद रखिएगा, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए किसी प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है,
प्रिज्म के पृथक अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या करोगे, चलिए बता देते हैं आपको ये भी। तो टेंशन मत लो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम इसको भी आपको सॉल्व कराएंगे। देखो मैं जो बता रहा हूं हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आप टॉपर बनेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, अभी तो असली उड़ान हमारी बाकी है। ठीक है, हम आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड कराएंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब कुछ कराएंगे भी और करा भी रहे हैं। देखो किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। देखिए खा लिख देंगे ऐसे, आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल के लिखिएगा। देखिए अल्पतम विचलन कोण को हम डेल एम से डिनोट करते हैं, ये हमें दिया गया है 30 डिग्री। 30 डिग्री ऐसे रख देंगे। प्रिज्म के पृथक अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री, मतलब अपवर्तन कोण जो आपका होता है, अब इसको आर से डिनोट करते हैं अपवर्तन कोण को, ये भी हमें दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, आपको क्या निकालना है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है, तो इसको निकालेंगे हम। क्या प्रॉब्लम है, हमें एन निकालना है, एन ये हमें निकालना है। सबसे पहले हमें आर दिया गया, इसकी सहायता से हम ए को निकाल लेते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू ए बाई टू, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इससे हम लोग पहले ए को निकाल लेंगे। तो ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू आपका होगा आर का 2 से गुणा होगा तो ये 2r होगा। ठीक है, ए इक्वल टू 2r हो गया आपका, बस इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, अपवर्तक कोण ए इक्वल टू आ जाएगा। देखिए 2 इंटू आर की वैल्यू ऊपर देखिए कितनी है, 30 डिग्री, 30 हो गया, यहां से हमारा ए आ गया। ए क्या है, ए है प्रिज्म कोण है। ठीक है, तो 30 का 2 से गुणा करेंगे 60 डिग्री, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अभी ए आया है, लेकिन हमें तो अपवर्तनांक निकालना है। तो अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एन इक्वल टू आपका होता है, देखो साइन, इसीलिए मैंने ए निकाला था क्योंकि इस फॉर्मूले में ए का काम लगेगा, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2। ए फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता, आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब साइन अपान साइन ए बाई 2, ये फॉर्मूला होता है हमारा अपवर्तनांक का। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक का, मतलब प्रिज्म विचलन कोण और प्रिज्म कोण के पदों में। तो n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो, कुछ है नहीं इसमें, साइन a की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखो a की वैल्यू है 60, अभी हमने निकाली है, 60 हो गया, प्लस डेल m की वैल्यू कितनी है 30, ऊपर देखो ये 30 है, 30 रख देंगे यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है, 30 डिग्री। ठीक है, अपान 2 हो गया और अपान साइन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमने 60 निकाली है, 60 डिग्री अपान 2 हो गया, सबको कट पिट कर देंगे तो n इक्वल टू हमारा आ जाएगा स्टूडेंट साइन 60 और 30 को जोड़िए 90 डिग्री हो गया कि नहीं, अपान 2 हो गया और अपान इनको कट कर दीजिए 60 डिग्री, ये 30 आ जाएगा। ठीक है, 60 को जब 2 से कट करोगे साइन 30 आ जाएगा, साइन 30 डिग्री। साइड में मैं कर देता हूं, देखिए यहाँ पे इसको भी कट करोगे 90 को 2 से तो 45 आएगा, तो ऊपर बचेगा साइन 45 डिग्री और नीचे बचेगा आपका साइन, थोड़ी यहाँ पे 30 लिख दीजिएगा, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इतना आ गया। अब वैल्यू रख दो भाई, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताओ आप लोग, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 पढ़ा होगा आप लोगों ने, 1/√2 अपान साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, देखो 1 का सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे, ये हो जाएगा 2/√, का गुणा 1 से √2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2/√2 को, देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। देखिए √2 है, इसका स्क्वायर करोगे तो आपका 2 ही आएगा, किसी कोई चीज √रूट में और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वही वर्ड वही आपका गिनती आ जाएगा, तो √2 हो जाएगा, √2 से √रूट कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू हमारा आ गया फाइनली, n इक्वल टू √2 आया। ठीक है, अब √2 लिखिए या फिर इसकी एक वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, यही हो जाएगा हमारा अपवर्तनांक जो हमें निकालना था, हमने निकाल दिया भाई। देखो हमें क्या निकालना था, किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है, प्रिज्म के पृथक अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो होगा वो 1.414 होगा, अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए गा वाला, परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU एटॉमिक मॉस यूनिट की परिभाषा दीजिए, इसका मान किलोग्राम तथा MEB में व्यक्त कीजिए। तो लिखो भैया
ये गा लिखो, परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU। मतलब इसकी परिभाषा देखो, कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, यानी कि AMU कहते हैं। इसकी वैल्यूज मैं आपको बता देता हूं, मतलब अलग अलग तरीके से आपको इसकी वैल्यूज बतानी है, एक तो किलोग्राम में, एक MEB में। तो एक AMU की वैल्यू जो किलोग्राम में होती है वो होती है आपकी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये होती है एक AMU की वैल्यू, मतलब किलोग्राम में। अगर इसी को आप लोग MEB में व्यक्त करेंगे, एक AMU को, एक एटॉमिक मास यूनिट को MEB में, तो 931 MEB आएगा। ठीक है, ये आपका होता है। तो स्टूडेंट ये आपका MEB में हो जाएगा, एक AMU इक्वल टू 931 MEB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, हम सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, टॉपर बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। देखो आगे, संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा A2 से नापी गई वैद्युत धाराएं क्या हैं? यदि उनके प्रतिरोध नगण्य है तो PN संधि डायोड आदर्श हो, ये आपको बताना है। मतलब ये आप न्यूमेरिकल लगाइएगा भाई अपनी तरफ से। ठीक है, खंड दा पे आते हैं। चौथे का विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। 3 नंबर वाले अब आ चुके हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो विभव प्रवणता क्या होता है, ठीक है, और विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। खा देखिए, अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहां पे अपवाह वेग का परिभाषा में बता देता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग लगभग 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड से गति करने लगता है। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, जैसे चालक है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे इसमें चालक में धारा बहेगी वो इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से गति करने लगेंगे, जो कि अपवाह वेग होगा। दोनों में संबंध क्या है? VD और धारा में I इक्वल टू NE, ये VD होता है, जहां पे I है धारा, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A है तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और VD है अपवाह वेग। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, यही संबंध होता है हमारा अपवाह वेग और धारा में। भाई इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है तो आप अपनी तरफ से कर दीजिएगा, क्योंकि 3 नंबर वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गा देखिए, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 3 नंबर, मतलब 3-3 नंबर के यहाँ पे 6 क्वेश्चन रहेंगे लघु उत्तरीय, 18 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, घा देखिए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। भाई फैराडे का नियम मैं आपको बता चुका हूं, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लो, क्या फायदा यहाँ पे बताने का, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। सर्च करो यूट्यूब पर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा। शुभम लेक्चरर पीछे लगा दोगे भाई, वीडियो मिल जाएगा। अंगा, किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। लेंस की फोकस दूरी 3 नंबर। 5वां आ गया, अब 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन हो गया। 5वां जो होगा ये भी 3-3 नंबर का 6 क्वेश्चन फिर आ गया लघुत्तरीय, यानी कि फिर लघुत्तरीय आ गया। सोचो कितना नंबर का लघुत्तरीय आता है। देखिए 5वें का चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का ये आएगा भैया, और मैं कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। देखो चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, प्रत्येक पदार्थ असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है। देखिए ये परमाणु है, इसमें एक नाभिक होता है धनावेशित, ठीक है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसके चारों ओर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। मतलब जो नाभिक होता है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इस प्रक्रिया को हम कक्षीय परिक्रमण कहते हैं। तो ये चारों ओर तो घूमते ही, साथ में इलेक्ट्रॉन जो है अपनी धुरी पर भी घूमते हैं, जिसको चक्रण बोलते हैं। तो देखो कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त अपनी धुरी पर भी वो घूमते रहते हैं, इसे चक्रण कहते हैं। चूंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है, अतः कक्षीय अथवा चक्रण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। इसी कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण अधिकांश भाग 90% इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण होता है। कक्षीय परिक्रमण के कारण आघूर्ण बहुत कम होता है। मतलब जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो ज्यादातर चुंबकीय आघूर्ण ये जो अपनी धुरी पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसके कारण उत्पन्न होता है, और 10% चुंबकीय आघूर्ण इस कक्षीय परिक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। मेरे कहने का मतलब है
जो परमाणु होते हैं, कोई पदार्थ है उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, परमाणु में नाभिक होंगे, धनावेशित नाभिक, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, इसको कक्षीय परिक्रमण बोलेंगे। और चारों ओर तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे ही, साथ में अपनी धुरी पर भी ऐसे ऐसे डांस करेंगे, मतलब घूमेंगे, तो उसको हम चक्रण बोलेंगे। ठीक है। और चुंबकीय आघूर्ण जो है वो ज्यादातर चक्रण के कारण उत्पन्न होता है 90%, 10% आपका कक्षीय परिक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। बस हो गया भाई, इतना लिख दोगे काफी है आज के लिए, काफी कल के लिए अच्छा है। ठीक है, हो गया। खा देखो, ऐसे देखो, ये भी 3 नंबर का, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एलसी और आर श्रेणी क्रम में जुड़े, इस परिपथ का आरेख बनाइए। परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 300 वोल्ट हो तो प्रेरण प्रतिघात 50 ओम, धारतीय प्रतिघात 50 ओम तथा ओमीय प्रतिघात 10 ओम हो तो परिपथ की प्रतिबाधा एल सी एवं आर के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। 3 नंबर। भाई इतनी चीजें ज्ञात करोगे तब जाकर 3 नंबर मिलेगा। और प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं पता अथवा लगा है, लो दूसरा करो। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 400 है। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट एसी लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए परिणमन अनुपात और द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। 3 नंबर। इसे ऐसे मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है? नहीं, अघा देखिए, तरंगों के संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। मतलब संपोषी और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है उसके लिए साथ लिखना। अंगा नंबर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। 3 नंबर का आएगा भैया प्रकाश विद्युत प्रभाव। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, पहले इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि जरूरी है समझना। देखो मान लीजिए कोई धातु है, ठीक है, ये आपका कोई धातु है, ठीक है। अब इस धातु की सतह पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश इस धातु की सतह पर पड़ता है तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। मतलब जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो देखो वही नियम लिखना है आपको थोड़ा सा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्टन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए जाने वाले प्रयोगों के परीक्षण के आधार पर कुछ नियम दिए जो प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम कहलाते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम देखो, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर जो है वो धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुपाती होती है। मतलब ये प्रकाश जितनी ज्यादा तेजी से गिरेगा यहाँ पे उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसके अनुपाती होगा। फिर देखिए उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तीसरा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। ऐसे नियम आपको लिख देना है भाई, इसको मैं डीपली आपको पहले भी समझा चुका हूं। उसके बाद में चौथा, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मतलब अगर जो ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है यानी कि न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। यह न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। पांचवा, प्रकाश की धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश के सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। यानी कि जैसे ही ये प्रकाश इस धातु की सतह से गिरेगा इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित होने लगेंगे। बस हो गया। खंड या में आते हैं, देखो नीचे हेडिंग है खंड या, ठीक है। तो खंड या में आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे, मैं सबको हटाऊंगा और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को लाऊंगा, ठीक है। सबको हटा के मैं 6 नंबर, स्थिर विद्युत की का गॉस का प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर जो है ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें गॉस का प्रमेय और उसका अनुप्रयोग तो अत्यंत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं पता अगर तो अथवा लगाए। देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, एक नहीं पता दूसरा कीजिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता तो अथवा लगा है। देखो मान लीजिए डेरिवेशन आपको नहीं आता तो दूसरा डेरिवेशन कीजिए। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए
जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो। मतलब आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक को करना है, और दोनों डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको फिजिक्स के महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताए हैं, सर्च करो क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो गॉस का प्रमेय यानी कि फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेरिवेशन की दृष्टि से, और सेकंड चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है जिसमें 2-4 डेरिवेशन है, कर लीजिएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, एक हो गया आपका, दोनों में से एक ही करना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। भैया किरण प्रकाश की चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता है करो। ठीक है, नहीं तो अथवा लगा है। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या करो। 5 नंबर, दोनों में से एक कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो, मतलब 20 नंबर का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएगा, 4 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 8 क्वेश्चन रहेंगे, 4 करना होगा। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा? लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। 5 नंबर, नहीं पता तो इसको आप कर दीजिए। ठीक है, ऐसे 9वां क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। 2 अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। देखिए ऐसा मत समझिएगा हमारा फिजिक्स का पेपर टफ है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन थे जो बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा हाई लेवल के रहेंगे। फिजिक्स को अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, और फिजिक्स में पेपर कभी इजी दे दिया जाता है, कभी टफ थोड़ा सा दे दिया जाता है। मतलब एग्जामिनर कैसा देता है उसके मूड के ऊपर, आपको अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देखिए पता है तो कीजिए, नहीं तो दूसरा पीएन संधि डायोड क्या होता है? परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्यविधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंगों को दर्शाइए। तो ये आपका लास्ट चैप्टर जो आपका अर्धचालक है, ये दोनों क्वेश्चन उसी का है। तो अर्धचालक से एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जरूर आता है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा जो पेपर है वो आज का जो फिजिक्स का पेपर है वो यहीं पर फिनिश होगा। मतलब सब कुछ दिया ही गया था कि खंड आ बहुविकल्पीय है, आपका रहेगा 1 नंबर वाला, यानी कि जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है वो कितने नंबर का हुआ? टोटल 6 क्वेश्चन थे, 6 नंबर का ये हो गया। ठीक है, और प्लस खंड बा जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, ये भी 6 नंबर का हुआ, 1-1 नंबर का। ठीक है, उसके बाद में आपका आया लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन थे। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन थे, 8 नंबर का, 2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न आया 3 नंबर वाले, मतलब 3 नंबर वाले जो थे हमारे 18-1 थे और 18-1 थे लघु उत्तरीय प्रश्न। सोचो सिर्फ 36 नंबर के क्वेश्चन आपके 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न थे। आप खुद सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में आपका 5 नंबर वाला 20 नंबर का, टोटल जो 70 नंबर आ जाएगा। देखो 6-6 12 8 20 और तो देखिए स्टूडेंट, ऐसे ही आपके क्लास 12 फिजिक्स का पेपर 2024 में आएगा। मैंने आपको पूरे फिजिक्स का पेपर बताया विद सॉल्यूशन। आई होप कि आपको पूरा पेपर समझ में आ चुका होगा, मैंने पूरा एफर्ट किया। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं सभी सब्जेक्ट का पेपर लेकर आऊं और भी क्वेश्चन लेकर आऊं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।